आपकी आवाज में आज बात माननीयों की चुनाव की चिंता और चिंता में दिए जा रहे विवादित बयानों की। एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी एक बार फिर विवादित बयान दे गईं। इमरती देवी का कहना है कि सरकार कह दे तो कलेक्टर विधानसभा सीट जिताकर देंगे। बयान पर कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी सफाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब महाराज अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। सवाल यह है, क्यों महाराज और उनकी टीम बीजेपी के ही नेताओं के निशाने पर है? उधर तीसरी तरफ कांग्रेस के निशाने पर भी सिंधिया ही हैं। कांग्रेस को अब सिंधिया भूमाफिया नजर आने लगे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और चूंकि मुद्दा बड़ा है, डिबेट बड़ी, आज पूरा 1 घंटा हम इसी पर रहने वाले हैं। सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासत में गजब तलखी देखने को मिल रही है। नेताओं को चुनाव की चिंता खाए जा रही है। एक तरफ ऐसे नेता हैं जो मंत्री तो बन गए मगर विधायकी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जनता को रिझाने के चक्कर में कैसे भी बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी में आए नए नवेले नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस है जो अब सिंधिया पर खुलकर हमलावर है और उन्हें भू माफिया बताने पर तुली हुई है। हर एक खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी की। डबरा में वोट मांगने पहुंची मंत्री ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेस 27 की 27 सीटें ले जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार जिस सीट के लिए कहेगी कलेक्टर जिता कर देंगे। बयान आया तो बवाल हो गया। बाद में मंत्री जी से सवाल किया गया तो गोलमोल जवाब देने लगी। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। चुनाव जिताने की सीट दिलाने की बात आ रही है। हम कह रहे हैं हम इतने सक्षम हैं जिनको हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं। हम सभी विधायक इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। हम बता रहे हैं ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सियासत में धन बल और सरकारी मशीनरी की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश करने के आरोप पहले ही लगते रहे हैं। इमरती देवी के इस बयान ने कांग्रेस को पूरी सरकार को घेरने का मौका दे दिया, तो अब बीजेपी अपनी मंत्री का बचाव कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदार मंत्री ये ऐसा बयान दे रही है, तो इससे एक्सपोज हो रहा है कि लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से हत्या करती है। ईवीएम मशीन को खारिज करके, इस बयान के आधार पर, मंत्री के बयान के आधार पर ईवीएम मशीन को खारिज करके बैलेट वोट से चुनाव कराया जाए। इमरती देवी जी के द्वारा दिया गया निजी वक्तव्य है और अपनों के बीच देसी तरीके से की गई बात है। कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जासूसी करना बंद करे और चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। ये तो बात हुई मंत्री जी के विवादित बयान की। अब जरा टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरी की बात सुनिए। साहब भरे मंच से कह बैठे कि जो कल तक राशन की कालाबाजारी करते थे अब बीजेपी में आकर बड़े नेता बन गए। यानी अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अब राकेश गिरी के निशाने पर हैं। हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में गरीबों की भरपूर मदद की और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल तक कालाबाजारी करते थे, आज हमारी पार्टी में आकर वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं। बीजेपी नेता अपनों पर ही निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार और खासकर सिंधिया पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस के नेता के मिश्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो दस्तावेजों का हवाला देकर सिंधिया को बड़ा भूमाफिया बता दिया। कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया के 21 ट्रस्ट में से सिर्फ 4 रजिस्टर्ड हैं और बाकी सब फर्जी। मिश्रा ने कलेक्टरों और सरकारों की मदद से सिंधिया पर जमीनों में हेरफेर के जमकर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से नकार रही है।
इन 21 ट्रस्टों में कितने ट्रस्ट पंजीकृत हैं? 1968 से 2005 तक जो सिंधिया जी के परिवार और उनके घराने द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से खरबों रुपयों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर सिंधिया खानदान ने कब्जा कर अरबों रुपए कमाए हैं। 2011 को अनुविभागीय अधिकारी ने जो जानकारी भेजी, उसमें सिर्फ 4 ट्रस्ट को पंजीकृत बताया है। को वो तो बकते हैं, कांग्रेस के लोग जिसको जो बकना है बकते रहे। सिंधिया जी सब गलत बातें कह रहे, कांग्रेस पार्टी पूरी गलत कह रही, पूरी की पूरी गलत बात। उपचुनाव नजदीक हैं और इन्हीं चुनाव को देखते हुए नेता हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे अपनी पार्टी मजबूत हो और विरोधी पस्त। जनता सारी कोशिशें, कवायदें बड़े गौर से देख रही हैं। दावे बहुत हैं मगर हकीकत जनता जनार्दन ही तय करेगी। टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार और ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मुद्दा बड़ा है आज, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निशाने पर अगर कहीं कुछ है तो वो है चंबल से निकलती हुई मध्य प्रदेश की सियासत। जो कि आप जानते हैं कि एमपी की सत्ता की चाबी इस वक्त चंबल के पास है, ग्वालियर चंबल के पास है, और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल पर ही सारी सियासत केंद्रित हो गई। ये सारी खबरें भी उसी से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस के विधायक जुझारू नेता कुणाल चौधरी, इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, व्यर्थ इतना सब खर्चा होता है, इतनी तैयारियां होती हैं, चुनाव कराएंगे, फिर लोग जाएंगे वोट डालने, कोरोना का काल है, वैसे भी इतना रिस्क रहेगा, कलेक्टर को ही जब सीट जितानी है तो फिर क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? बता दीजिए कौन कौन सी सीट चाहिए, कलेक्टर जिताएगा? देखिए आसिफ भाई, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग कमलनाथ जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी और उनके सारे सिपह सलार, यहां तक कि कांग्रेस के जो बच्चे कुछ विधायक हैं वो और कांग्रेस के संगठन के लोग जब इस दम के साथ और इस दावे के साथ रोज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत होगी और 27 में से 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की तो इस बार जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। अगर ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कांग्रेस के लोगों के, तो फिर इमरती देवी के एक बयान के कारण से जो उन्होंने बहुत अपनी जो उसका जो अपना अंदाज है, उनकी जो अपनी शैली है और जिस प्रकार से वो बयान देते हैं और जिस प्रकार से बयान के बाद कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। और आप भी कई बार आप लोग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, जिम्मेदार जर्नलिस्ट कहते हैं कि कोई भी ऑडियो और कोई भी वीडियो उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है, उसके ऊपर हम कोई जिम्मेदारी के साथ उस वक्तव्य को नहीं उठाते हैं, नहीं उसका कहीं हम उसको प्रमाणित करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अभी आसिफ भाई बुरी तरह से घबराई हुई। आप देखिएगा, अगर जेपी घनौतिया जी का जो पत्र है उनको अगर आप पढ़ेंगे ढंग से, मैंने उसको पूरा पढ़ा है, 14 ही मंत्रियों के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है। अभी घबराहट कांग्रेस को भाजपा से भी है, भाजपा के संगठन से भी है, सिंधिया जी से भी है, और जो मंत्री बन गए हैं और जो मंत्री बन करके और विधायक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लड़ने जा रहे हैं, इन सबसे कांग्रेस बुरी तरह से घबराई हुई है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने तो ग्वालियर में मैं आपसे एक चीज पूछता हूं यशपाल जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 चैनल है, 53.5% मार्केट का शेयर इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है। हम इतनी जवाबदारी से, जिम्मेदारी से चीजें कोशिश करते हैं चलाने की कि अगर ऑडियो या वीडियो पे हमें जरा सा संशय होता है तो हम पहले ही कह देते हैं कि जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसकी पुष्टि नहीं करता। अब रही बात डबरा के इस वीडियो की, तो जब इस वीडियो के आधार पर हमारे संवाददाता ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, मॉफ्ड है, गलत है। उन्होंने इस वीडियो पर सफाई ये दी कि हम ये नहीं कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि अभी आचार संहिता लगी नहीं है। आपने जो बात कही कि कांग्रेस कह रही कि 27 की 27 सीटें जीतेंगे, सर ठीक है, चुनावी बयान है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि 27 सीटें अगर कांग्रेस जीतने का दावा कर रही तो उसके जवाब में ये कहा जाएगा क्या कि सरकार तो इतनी मजबूत होती है कि कलेक्टर को जो सीट कह देगी कलेक्टर जिता कर देगा? देखिए आसिफ भाई, ये इमरती देवी जी का बयान, इसको लेकर के अगर आपका चैनल को डिबेट कर रहा है, और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन हो या कोई कलेक्टर चुनाव नहीं जिताते, कोई ईवीएम मशीन चुनाव नहीं जीती। किस संदर्भ में, किस प्रकार से इमरती देवी जी के मुखार बिंद से ये शब्द निकला है,
ये तो वही बहुत गहरे और गंभीरता से बता पाएंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी आसिफ भाई पूरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है। एक वक्तव्य जो उन्होंने उनके हलफ से निकला है, और वो कोई चुनाव का निर्णायक बयान नहीं है आसिफ भाई। कोई कलेक्टर चुनाव नहीं जिताते। लेकिन आपने चूंकि डिबेट में हमें आमंत्रित किया है, कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस इस बात को आ गई है कि बैलेट पे करी जाए। कांग्रेस तो आसिफ भाई पहले कई बार जब चुनाव हार जाती है, हारने से पहले और हारने के बाद आसिफ भाई कांग्रेस ने कई बार कहा है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भरोसा नहीं है, चुनाव बैलेट पे कराना चाहिए। और कई बार जब चुनाव जीत जाती है कांग्रेस तो ईवीएम मशीन के बारे में निर्णय को लेकर के मौन हो जाती है। नहीं, मौन नहीं हो जाती है यशपाल जी। हमने तो बड़े दिलचस्प बयान सुने जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकारें बनी कांग्रेस की, और जब बीजेपी कांग्रेस से पूछा गया तो कई कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक बयान दिया था कि ये दरअसल सिर्फ लॉलीपॉप है कांग्रेस को, असल खेल तो देखिएगा आप 2019 में होगा, 2024 में होगा। तो वो इस तरह के बयान भी बड़े दिलचस्प आते हैं। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास यशपाल जी। कुणाल भाई आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हरीश जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, बड़ा दिलचस्प जो है मसला वो ये कि ये मजबूरी है यशपाल सिसोदिया साहब की भी कि पहले सवाल के जवाब में उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल वीडियो में इतनी साफ चीजें हैं कि उसमें आप खुलकर डिफेंड कर भी नहीं सकते। नतीजा आप धीरे से, यशपाल जी भी कह रहे हैं कि जो मुखार बिंद से मंत्री जी के शब्द निकले, वचन निकले, उनका अंतर, उनका सार मंत्री जी बेहतर बता सकती हैं। देसी अंदाज की बात रही तो हम भी कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से नहीं पढ़े हैं हरीश जी, आप भी और मैं भी, यहीं हम इसी माटी में पैदा हुए। अब देसी अंदाज में भी अगर आप कुछ कहते तो हम समझ लेते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा आसिफ, और यशपाल सिसोदिया जी बड़े वाक्चातुर्य के धनी हैं, और चूंकि पहले पत्रकार भी रहे हैं वो, और अब लगातार दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, तो वो जानते हैं पार्टी को किस तरह से बचाना है और रक्षा कवच बनने के प्रयास करते हैं। लेकिन जहां थोड़ा बहुत फटा उसको रफू किया जा सकता है, लेकिन जो चिथड़े हो चुके हैं उसको कहां से रफू करेंगे। तो अंत में उन्होंने अंतःकरण की बात कही, तो यहाँ बात कहें। लेकिन ये बात सही है कि इमरती देवी भाजपा के लिए कई बार इस तरह के बयान देती है, भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अंडे वाला बयान इसका हालिया उदाहरण है। राजस्थान के पशुपालन के जो आयोग है वहां का पत्र आता है, जैन समाज का पत्र आता है मुख्यमंत्री को, और बाद में मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़ना पड़ती है और बोलना पड़ता है अंडा नहीं दूध बांटा जाएगा। इसके पहले एक विवाद होता है रबरा के अंदर, एक डॉक्टर की तबादले को लेकर बात होती है, पैसे लेके लगते हैं पैसे, बाद में जब मामला होता है, हाँ सॉरी माफी, ट्रांसफर के लिए, तो उसके बाद वो पलटती है कि नहीं पैसे उसके लिए नहीं मांगे थे, प्रोसेस के लिए था। तो इमरती देवी अपने देसी अंदाज में जिस तरह बोल रही है, लेकिन देसी अंदाज में जो बयान देती है विवादास्पद ही बयान देती है, और पार्टी के लिए परेशानी। और ऐसा नहीं कि भाजपा के लिए, जब वो कांग्रेस में थी तो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करती आई थी। लेकिन भाजपा की बात करें, भाजपा एक आर्डरलेस पार्टी है, और भाजपा के जो मंत्री विधायक जो हैं वो एक अनुशासन में रह के बात करते हैं। लेकिन अभी स्थिति विपरीत है, अभी पानी दूसरे नदी का मिला है, तो उसको इस नदी के तालमेल पानी से मीठा खारा मीठा होने में समय लगेगा, और भाजपा को भी इसकी आदत डालनी होगी कि अब वो किस तरह से इसको बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उपचुनाव का माहौल है, इमरती अभी खुद भी उपचुनाव प्रत्याशी हैं, और भाजपा का उनके एक बयान से, किसी प्रत्याशी बयान से पूरे सारे उपचुनाव पर असर पड़ेगा। और जो बयान जो है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गंभीर है। गंभीर और खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको जस्टिफाई करता हूं। आम जन की धारणा है कि कलेक्टर, एसपी जो है चुनाव में काफी प्रभाव डालते हैं, इस तरह की आम जन की धारणा है। और एक मंत्री जिस तरह अगर ये बयान देती है तब जबकि विपक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, विपक्ष में रहकर अमूमन सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, उस तरफ सीधा सीधा इशारा करती नजर आई इमरती देवी। हरीश जी मैं लौटूंगा इस पर आपके पास दूसरे राउंड में। कुणाल भाई, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगा। यहां एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ग्वालियर में, के मिश्रा साहब आपके सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार से यानी कमलनाथ से जब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलते थे, किसी जनहित की बात करने के लिए नहीं मिलते थे, वो हमेशा मिलते थे अपने निजी फायदे के लिए। कौन सी जमीन किस तरह से बंटवाई जा सकती है या किस जमीन पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, के मिश्रा साहब ने ये बात कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको ये चीजें इसलिए खल रही हैं या बुरी लग रही हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शिवराज सरकार के साथ मिलकर आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि वो काम करते हैं, अपने काम करवा रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार में वो आपसे काम करवा रहे थे तब तक ठीक थे क्या? तब तक आप भी चुप थे, के मिश्रा भी चुप थे, कांग्रेस चुप थी? देखिए,
पहली बात तो मैं उस बात का जवाब दूंगा कि जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस घबराई, कांग्रेस नहीं घबरा रही। कांग्रेस स्पष्ट है कि 27 नहीं अब 28 चुनाव है तो 28 की 28 सीटों पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेगी, क्योंकि ये जिस भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया विधायक खरीद लो सरकार बना लेंगे, कलेक्टर खरीद लो कहीं ना कहीं हम विधायक जिता लेंगे, इनको जनता पे भरोसा ही नहीं बचा, क्योंकि जनता लठ लेके पीछे पड़ी हुई है कि अब जनता इन्हें हराने का काम करेगी, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। जिस तरीके से लोकतांत्रिक चीजों का कत्लेआम करते हुए धन बल और बाहुबल का उपयोग करते थे, अब उसी में ये हमेशा सरकारी मशीनरी का उपयोग करके जीतने की कोशिश करते हैं। और एक काबीना मंत्री अगर जवाबदारी के साथ उस बात को जनता के बीच में कह रही है, इस लोकतंत्र की अवधारणा को कत्ल करने के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि डराने का काम कर रही है कि घबराने का काम कर रही है। कौन डर रहा है, कौन घबरा रहा है कि इन्हें इतनी जीतनी, हमें तो सिर्फ 7 जीतती, हम कलेक्टर से कह देंगे। अरे कलेक्टर भी चाहे कुछ कर ले, तुम जमानतें जब्त होनी है, जमानत जब्त होना बचा नहीं सकता कलेक्टर। थोड़ा बहुत मार्जिन होगा तो मुझे लगता है कि ये दबाव देके करवा ले, पर इस बार जमानतें जब्त होनी 28 की 28 सीटों पे, तो एक भी सीट पे अब इनका तो एक मजबूरी है इनकी तो कि इनको असत्य बोलना ही पड़ेगा कि बीजेपी के लिए नहीं बोलेंगे, कोशिश में लगे, एक हारेंगे, बाय चांस गलती से बनी तो ये मंत्री बनने की जुगाड़ में लगेंगे, तो जितना जो असत्य बोले उसको भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख होती है। दूसरी बात आपने कही, स्पष्ट सही बात कही, 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, यहां पे कई चीजें मिलके सिंधिया जी और बीजेपी मिलके करते थे, तब इस बात को इनके ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहां पे ग्वालियर के वो उठाते थे कि सिंधिया जी भूमाफिया, इस बात को उन्होंने प्रामाणिकता के साथ और कई बार बात कही। जब सरकार बनी तो 15 महीने के दौर में हमने देखा कि किस प्रकार से दबाव बना के चुएली कैबिनेट में वो करवाना, दूसरी चीजों में वो करवाना, और लगातार मध्य प्रदेश की जनता नहीं कुणाल भाई, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में रहते हुए के मिश्रा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब जब कमलनाथ से मिले अपने ही काम के लिए मिले, अब अपने काम जनता के काम नहीं थे, वो यही था कि जमीन ये करा दीजिए, हमारा ये काम करा दीजिए। उसमें मेरा सवाल ये कि जब तक आपके साथ थे तब तक वो जन सेवक थे, जनता के हित के लिए कमलनाथ से मिलते थे, जनता के हित की बात करने के लिए 2 बड़े नेताओं की बैठक बाहर बताई जाती थी। आज आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो उस टाइम आपने क्यों, फिर आप भी तो दबाव में थे ना, आपको भी तो सत्ता का लालच था कि नहीं था, तभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ रखे हुए थे। अब आपको छोड़ के गए तो आपको माफिया दिख रहे हैं। देखिए दबाव तो था, स्पष्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबाव था, और जिस प्रकार से प्रेशर बनाने का और यही सरकार गिरा देंगे, जनता के चुने हुए वादे पूरे नहीं करने देंगे, और जो उनको चलो चलो कहा जाता था वो इसीलिए कहा जाता था कि किसी माफिया को बचाने आ जाते थे, कोई इनके यहाँ पे लोग बचाने आ जाते थे, और ये लोग माफियाओं से मिलके, ये मैंने पहले ही कहा कि ये जो पैसा लगाया है कांग्रेस, अच्छा इसका मतलब कुणाल भाई पिछली 15 महीने जो सरकार चली आपकी, वो माफियाओं के साथ मिलकर सरकार चली। माफिया सिंधिया एक माफिया, बाकी को तो ठिकाने लगा दिया था, इसको भी ठिकाने लगा दिया, ये भी ठिकाने लग चुके थे। पर जिस परिस्थितियों में यह हुआ, उन परिस्थितियों के बाद इनके ऊपर जो कार्रवाइयां होने वाली थी उसी से डर के ये माफिया जो संरक्षण में चले गए, और सारी माफिया भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जाके मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश से चुनी हुई। कुणाल भाई मैं लौटूंगा इस पर आपके पास, और ये अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी इस डिबेट में, और चूंकि कुणाल भाई ये मुद्दा मुझे पता था कि इतना बड़ा है, 1 घंटा इसी पर इसलिए डिबेट है, एक एक एंगल पर आएंगे हम कुणाल भाई। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा, अमूमन लोग कहते हैं कि जब कार्रवाई चलती है, जब चाबुक चलती है, हथौड़ा चलता है, तो अमूमन छोटी मछली मारी जाती है, बड़ी मछलियों को क्यों छोड़ दिया जाता है, ये आज कुणाल भाई बताने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज मुद्दा है चंबल की जंग है, कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है, बीजेपी का पलटवार है, महाराज अपनों के ही निशाने पर नजर आ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी, और इसके साथ साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अब सीधा यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, अभी टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी जी का तो सवाल अभी रुका हुआ है, मैं तो वो पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज मुझे पता लगी है। एक और वीडियो ग्वालियर चंबल में वायरल हो रहा है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसकी पुष्टि नहीं करता, और मैं कोशिश करूंगा कि हम सीधा मंत्री जी से इस पर बात कर सकें। मैं अपनी टीम से कहता हूं कि अगर हमें
इमरती देवी का फोन अभी मिल जाए, उनसे हमारी अगर बात हो जाए तो वो खुद इसकी पुष्टि कर देंगे, क्योंकि बेबाक बहुत हैं। वो कहती है तो बता देती है कि मैंने कहा है। तो मैं ये अपनी टीम से कहता हूं कि अगर हमें इमरती देवी का फोन अभी मिल जाए, उनसे हमारी बात हो सके 1 सेकंड के लिए, तो वो जरा क्लियर कर देंगी। लेकिन इस वीडियो में इमरती देवी ये कहती नजर आ रही है यशपाल जी कि ज्योतिरादित्य जी की मंशा है, शिवराज जी की मंशा है। और मैं आपको चलिए वीडियो सुना देता हूं। सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे यशपाल जी, लेकिन वो वीडियो जो अभी आया है, अपडेटेड है, वो जरा हम आपको सुनवा देते हैं। लेकिन साथ ही मैं बता रहा हूं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, और हम कोशिश करेंगे कि मंत्री जी से हम बात कर सके। पहले वीडियो सुन लीजिए, उसमें वो क्या कहना चाहती हैं। यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, इमरती देवी जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। तो यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, इमरती देवी जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। बयान ही ऐसा है कि पीछे कार्यकर्ता कहने लगे इमरती देवी जिंदाबाद। खैर ये देखिए यशपाल जी, मैं तो सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं, आप आरोप लगाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, कोई नेता नहीं है क्या? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, पार्टी छोड़ के आएंगी इमरती देवी, प्रत्याशी इमरती देवी, मंत्री इमरती देवी, डिप्टी सीएम इमरती देवी, यशपाल जी दरी चादर उठाते रहेंगे पार्टी की क्या? देखिए आसिफ भाई, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब जहां तक आपने डिप्टी सीएम को लेकर के इमरती देवी का जो बयान सुनाया है, और आपने स्वयं ने कह दिया कि इसकी पुष्टि नहीं, चंद सेकंड रुक जाइए साहब, मंत्री जी से बात होने वाली है, वो अपने आप बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो पुष्टि करे ना करे आसिफ भाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी कोई मंशा है अगर किसी जिम्मेदार नेता के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि बात में कहीं वजन है। इमरती देवी जी ने जनता के बीच में कुछ कह दिया है। इमरती देवी जिम्मेदार नहीं है, सिंधिया जी का मसला नहीं, पार्टी का मसला है, सिंधिया जी का मसला नहीं है। ये उनका अपना निजी वक्तव्य हो सकता है कि मेरी इच्छा डिप्टी सीएम की हो सकती है। आप देखें कि कमलनाथ जी के समय में भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अगर ये बात रखी हो, ये बात रखी हो या ये मांग रखी हो कि तुलसी सिलावट जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए या उनका वजन बढ़ाया जाए, ये बात आई और गई हो सकती है। आसिफ भाई, मैं इन बातों को कभी ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं आसिफ भाई में। और जहां तक आपने मेरा कहा है, मैं हर हाल में मस्त रहता हूं, क्योंकि मैंने पत्रकारिता भी करी है। मेरी राजनीतिक यात्रा मेरे और मेरे परिवार की आसिफ भाई बहुत लंबी है। इसी कारण से मैं लगातार तीसरी बार मंदसौर विधानसभा जैसी सीट से हैट्रिक करके जनता की सेवा ठीक मैं इस पर आऊंगा आपके पास यशपाल जी। यशपाल जी ने इसी के साथ पार्टी को एक बार फिर याद दिला दिया है कि 3 बार का विधायक हो गया हूं, कुछ करिए। अमूमन सियासत में सीधे कुछ कहा नहीं जाता है। आसिफ भाई, हाँ, मैं कोई बात नहीं यशपाल जी, पत्रकारिता अभी मैं भी सीख रहा हूं सर, थोड़ा थोड़ा। यशपाल जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये आप क्या बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता को, नेता को लगता है कि जब से कुछ लोग बीजेपी में आए, सियासत का अंडा हो गया? राकेश गिरी वहां टीकमगढ़ में कह रहे हैं कि कल तक जो राशन की कालाबाजारी करते थे, आज बीजेपी में आके इतने बड़े नेता हो गए। तो साहब, मैंने जो कुणाल भाई से पूछा था कि माफिया के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, आज मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं कि कालाबाजारियों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है क्या? नहीं, कालाबाजारी करने वालों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, इनको नाबूद करने में लगी। अभी आप देखिए, कांग्रेस को आगे रह करके इंदौर के महू के बड़े व्यापारी को जो चावल के घोटाले में लिप्त पाए गए थे, आखिर कांग्रेस को हटाना पड़ा कि नहीं हटा पड़ा? इसका मतलब ये मानिए कि पिछले 15 महीनों में उन्होंने क्या किया होगा। और कांग्रेस की सरकार में बैठे लोग या कांग्रेस की सरकार से अब बाहर आए लोग, कोई भी अगर आसिफ भाई कालाबाजारी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उनको थोड़ी छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। यशपाल जी, मैं आता हूं आपके पास। कुणाल भाई, के मिश्रा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बड़ी ध्यान से उसको एक एक चीज नोट की। उसमें कुछ चीजें देखी। उन्होंने कहा कि 1968 से लेकर 2005 तक कुल 21 ट्रस्ट थे सिंधिया के नाम पे, 1968 से लेकर 2005 तक। उसमें से उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2003 को इस तारीख को 4 ट्रस्ट उनके एक साथ रजिस्टर्ड हुए, 17 का रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एमपी नगर में बेशकीमती जमीन
अलग अलग बीघा में बेची गई, फर्जी दस्तावेजों के जरिए उस जमीन को, सरकारी जमीन को अपना बताकर बेचा गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खरबों की जमीन कब्जा ली, अरबों रुपए में बेची। और ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने बताई हैं 2005, 2011, 2012। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं साहब कि आप इसके बाद ही तो सरकार में आए हैं। अगर ये इतनी जानकारी आपने अभी जुटाई है तो क्या ये इसलिए जुटाई क्योंकि आप सिंधिया वहां चले गए, या अगर ये जानकारी थी तो फिर क्यों आप उनके साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे, उनके साथ मिलकर इतने बड़े नेता की पदवी उनको दे रहे थे, उनके कहने पर आप अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे थे, उनके लोगों को आप टिकट दे रहे थे, क्यों? देखिए, पहली बात तो हमें जब जानकारी मिली, जब लोगों ने इस बात को बताया कि ये आज से नहीं, पहले से ही बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है और बीजेपी की बी टीम के रूप में वो लगातार उनसे इस प्रकार से फायदे लेते हुए कहीं ना कहीं बड़े बड़े खेल कर रहे हैं। और यही बात कई लोगों ने उस बात को, हमने उस बात पे पहले इतना गौर नहीं किया था, हमें भी कुछ इस प्रकार के आइडिया नहीं था, पर जैसे ही सरकार में आया उसके बाद इन चीजों की जो पोल खुलने लगी और उसी के डर के कारण जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया, ये वही कारण से षड्यंत्र रचा गया क्योंकि ये माफिया और बीजेपी पहले से साठगांठ थी और माफिया के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चलाती थी। कमलनाथ जी ने जब माफियाओं की कमर तोड़ना शुरू करी, उसी माफिया ने जो पैसा लगाया और उनमें से ये भी एक कहीं ना कहीं थे। दूसरी बात, जो गिरी जी की बात कर रहे हैं, तो क्या उनका सीधा सीधा आरोप वहां के खाद्य मंत्री पे तो नहीं है कि जो कांग्रेस में थे बोले इनको राशन का करते थे, आज यहां पे कालाबाजारी करते हो, बड़े नेता हो गए। तो ये इसको इतने हल्के बयान, क्या विधायक की कोई वैल्यू नहीं? अगर विधायक ने कोई बात रख रहा है तो बोले मैं इनके बयानों पे तवज्जो नहीं देता, अगर मंत्री बात कर रही है तो बोले गैर जिम्मेदार मंत्री को कोई मैं जिम्मेदार नहीं मानता। तो ये किसको जिम्मेदार मानते हैं भैया? मंत्री इनको जिम्मेदार लगता नहीं है, विधायक की बात इनको सही लगती नहीं है, क्योंकि ये भी इतना असत्य बोलते हुए बिल्कुल 3-3 बार विधायक रह लियो आप, पर आपको मंत्री नहीं बनाएगी। पैसे भी इन बिकाऊ लालों को मिलेंगे, मंत्री पद भी इनको मिलेगा, टिकट भी इनको मिलेगा, आप जैसे लोगों को दरी इससे आएगी। इतना असत्य बोल के कम से कम जनता के सामने तो मत करिए, तो अगली बार जनता भी घर करने का नहीं। तो कुणाल भाई, मेरा तो आपसे सवाल ये भी है कि आपने टैलेंट को बिल्कुल नहीं पहचाना। मतलब एक मंत्री, महिला मंत्री एक थी, उन्होंने, आपने सिर्फ उनको महिला बाल विकास दे दिया, जबकि वो डिप्टी सीएम तक का वो ओहदा रखने की क्षमता रखती हैं, आपने पहचाना ही नहीं टैलेंट। मेरे से किससे? आप ही से पूछ रहा हूं कुणाल जी। हाँ बिल्कुल, हम तो मालूम था कि बगैर टैलेंटेड है, मजबूरी में बना रखा था। और जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां है, अभी भारतीय जनता पार्टी को भी पता पड़ेगी। ये इस मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कुणाल भाई, यशपाल जी को पता पड़ने लगी है, बीजेपी को भी पता पड़ने लगी है। राकेश गिरी का जो बयान है वो कम से कम यही बताता है। मैं लौट रहा हूं इस पर कुणाल भाई आपके पास। हाँ कुणाल भाई, आता हूं मैं आपके पास। हरीश जी, इस पूरे एपिसोड में एक जो चीज मेरे मन में सवाल उठ रही है, वो सवाल ये उठ रहा है कि मुझे याद आता है कांग्रेस के अजय सिंह राहुल, उनके साथ एक विडंबना ये रही, कई मंचों से उन्होंने ये दुख भी जाहिर किया। हालांकि यशपाल जी का दिल तो बहुत बड़ा है, वो कभी हर हाल में खुश रहने का बात कहते हैं। अजय सिंह का दर्द छलक गया। अजय सिंह ने मंच से कहा था एक बार, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जब मैं 15 साल विधायक रहा तब तक हम विपक्ष में रहे, मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, मैं विपक्ष में रहा, मैंने लाठियां खाई, मैंने डंडे खाए। जब सरकार बनी तो पहली बार मैं चुरहट से हार गया, यानी जब मंत्री बनना था मैं हार गया। कहीं ये एक एंगल, ये कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए और मंत्री बने उन तमाम लोगों के मन में तो नहीं है कि देखिए अगर 8 सीट भी मिल जाएंगी, कोई भी जीत जाएगा तो सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन हम मंत्री तभी बने रहेंगे जब अपनी सीट मिलेगी। इसीलिए फिर यह भी जनता को बताया जा रहा है कि मैं तो जीतने ही वाला हूं, और अगर आप थोड़ा बड़ा वोट कम भी देंगे तो उसके लिए कलेक्टर बैठा है, सरकार बैठी है। बिल्कुल आसिफ, अब इस समय जो चुनावी मैदान में है, मंत्री हैं, मंत्री पद छोड़ के आए, अब उन्हें जो माहौल है, जिस माहौल में जिस तरह से कोरोना महामारी चलते और जो स्थिति बनी 6 माह के अंदर, बेरोजगार का मामला उठ गया, चाहे किसानों का मामला उठ गया, तो असंतोष के कई स्वर उठने लगे और विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से और प्रत्याशियों से ज्यादा उम्मीद हो गई। ऐसे में एक लालच देने वाली बात होती है, प्रलोभन देने वाली बात होती है कि यदि आप वोट डालेंगे तो आपका वोट डिप्टी सीएम को जाएगा, आपका वोट मंत्री को जाएगा, तो आपका वोट खराब नहीं जाएगा। आप विपक्ष को वोट डालेंगे तो विपक्ष की सरकार बननी नहीं है और विकास कार्य भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं
प्रलोभन है, एक परसेप्शन बनाने की प्रयास किया जा रहा है और उसी के चलते ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। और इमरती देवी इसीलिए महंगी है, उन्हें लगता है कि हम जनता को जिस तरह से अपनी बातों में ले आएंगे, और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही उन्होंने कि अगर आप ज्यादा मतों से जाएंगे मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। दूसरी बात ये भी है कि उनके मन के अंदर जो लड्डू थे या मन की जो भावना थी वो भी निकल के बाहर आ गई। वो मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस से भाजपा में आई है तो डिप्टी सीएम बनने की मंशा रखती है, वो भी मंशा जाहिर हो गई। जनता के साथ उन्होंने प्रलोभन दिया, बात अलग है, पर उनके अंदर जो मंशा चल रही थी वो भी जाहिर हो गई। अब ऐसे में भाजपा को सोचना होगा कि जो मंत्री लेके आए हैं और उनके जो सीनियर और दिग्गज विधायक थे जिनको मंत्री बनने से वंचित रह गए, अभी अगर डिप्टी सीएम बनते तो उनका क्या होगा। एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया इस बयान ने भाजपा के उन सीनियरों के सामने। यशपाल सिंह सिसोदिया भी बैठे हैं सामने, वो मंत्री बनने के काबिल है और मंत्री बनते, अगर ये गणित नहीं बनते और सरकार का दूसरा गणित हो निश्चित रूप से यशपाल सिसोदिया बनते। और इतने उठापटक के बीच में भी यशपाल सिसोदिया का नाम था लिस्ट में, क्योंकि हम बहुत बारीक से कवर कर रहे थे, नजदीक से देख रहे थे, उस सूची तक में नाम था, लेकिन अंततः नहीं हो पाया सेट, और चूंकि समीकरण गणित थे। लेकिन अगर ये डिप्टी सीएम की बात का ये बयान आ गया, ये जरूर उथल पुथल मचाएगा कि जो लोग बाहर से आए भाजपा में अब वो मंत्री पद से भी संतुष्ट नहीं है, अब डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक जो असंतुष्ट खेमा है उसके और असंतोष को और गहरा करने के लिए काम करेगा। दूसरी बात करेंगे राजनेताओं की, कुणाल चौधरी की बात भी करेंगे। कुणाल चौधरी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो जिस तरह से आसिफ हमेशा आप बोलते हो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो ये सियासतदानों की बात है। जब तक सिंधिया इनके साथ थे, सबसे बड़े नेता थे, सिंधिया इनको छोड़ के चले गए तो भूमाफिया हो गए। और जिस तरह की बात कर रहे हैं, इसी तरह जब यशपाल सिसोदिया की बात कर रहे हैं, सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे भूमाफिया थे, जब इनके आ गए तो श्रीमंत सिंधिया हो गए। तो ये सियासतदानों की अपनी अपनी कहानी है। सियासत के लिए जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, जनता की जब बात आती है, जनता के मुद्दों की बात आती है, तो ये अपना हित साधते हैं और अपनी बात को किसी भी तरह से मनवाने के लिए जनता के बीच जाके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, विपक्षी जो दूसरा दल है वो आपको शोषण करेगा। यही दोनों पार्टियों का गणित है। और जिस तरह से इमरती देवी ने आज जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं इस पर साबित करता है कि आप जिताइए, मैं डिप्टी सीएम बनूंगी, बाकी जो कांग्रेस को वोट देंगे आपका बेकार वोट जाएगा। और कलेक्टर का बयान भी इसी से है कि हमारी सरकार इतनी पावरफुल है कि कांग्रेस चाहेगी तो सीट नहीं जीत सकती, हमें 8 सीट जीतना, कलेक्टर को बोलना जीत जाएंगे। कुल मिला के जनता को पूरी तरह विश्वास देना चाहते हैं कि पूरी तरह विश्वास में लेना चाहती है। इसकी क्या वजह ये भी जरा जानूंगा मैं। हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा ये, लेकिन यशपाल जी बड़ी चिंता में बैठे हैं, शायद वो दावे वादे उनको याद आ रहे होंगे जो उनसे किए गए होंगे। बाकी रही बात मंत्री पद की, तो मुझे याद है कि हरीश जी हम चर्चा करते थे और हम जनता को बता भी रहे थे, आधे से ज्यादा क्या करीब करीब वही नाम निकल कर आए जिन पर हमने कहा था कि ये मंत्री बन सकते हैं, मुहर भी उन्हीं पर लगी थी। और हमको अच्छी तरह याद है कि सिंधिया खेमे से अगर 2-3 मंत्री कम बने होते तो यशपाल जी टॉप लिस्ट में थे। खैर होता है, कभी कभी सियासत में बहुत कुछ होता है। यशपाल जी मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी ने एक काम कहा, बीजेपी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना काम करे, हमारे नेताओं की जासूसी ना करे। तो सर उसमें मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस एंगल से जिस जगह से वीडियो बनाया गया है इमरती देवी का, वो तो नेता के बड़े खासम खास की जगह होती है, सीधे हाथ पे पीछे तो अच्छे खच्चे अपने ही जो होते हैं वही खड़े होते हैं। तो या तो कोई कांग्रेस वाला था जिसे आप पहचान नहीं पाए, और या फिर कोई आपका अपना था जिसने मंत्री जी को फंसा दिया। तो अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, फिर तो आपके लिए चिंताजनक और बात है यशपाल जी। आसिफ भाई, जासूसी का ये मायना है और ये मतलब मैं मानता हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के प्रति झांकने को लेकर के मंत्रियों की जो बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप प्रद्युमन जी पर अगर कमलनाथ जी के आगमन को लेकर के लगाया जाता है, और इस प्रकार से जो जासूसी का शब्द है वो इस बात को लेकर के, इस बात का द्योतक है आसिफ भाई कि कांग्रेस अपने दम पे और अपने इरादों के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ताक झांक न करे, क्योंकि समय जाया न करे, समय व्यर्थ कांग्रेस का बीत रहा है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। जासूसी का यह मतलब नहीं है कि हम कहीं कांग्रेस के उन लोगों से कहीं डर रहे हैं कि जासूसी करें। जासूसी का मतलब मायने मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे, कांग्रेस जनता में बैठ करके अपनी पेट को मजबूत करे, वो अपना काम करे। प्रद्युमन सिंह तोमर पर आरोप लगा दिया कि पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं। अरे पोस्टर बैनर को प्रद्युमन ने फाड़े होंगे क्या? हो सकता है कांग्रेस के ही कतिपय लोगों ने जाकर के अगर फाड़ दिया होगा, असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया होगा, उसमें प्रद्युमन तोमर जी बीच में आ गए। तो इसका मतलब यह है आसिफ भाई कि जासूसी करने का मतलब, और जिस प्रकार से आपने कहा कि दाएं और बाएं कौन खड़ा, ये अगर वक्तव्य है तो
तो मैं नहीं मानता हूं कि यह कोई किसी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई तैयार किया होगा या कांग्रेस को खुश करने के लिए कोई तैयार किया होगा। मैंने कहा ना, प्रारंभ में मैंने कहा, अगर कोई वक्तव्य निकल गया है तो उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, किस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए, ये प्रश्न आपके और हमारे सामने है। नहीं यशपाल जी, मैं तो आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं, आप इतने सीनियर विधायक हैं, सीएम तक आपकी सीधी पहुंच है, तो कभी चाय पानी चर्चा पर कभी बात हुई क्या कि डिप्टी सीएम इमरती देवी को बना देते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो कभी आ ही नहीं है, और अगर आज आई भी है आसिफ भाई, तो मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, जनसंघ के जमाने से मेरे परिवार में राजनीति है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने के बाद इमरती देवी जी का ये जो एक आज जो बयान आया है या कल जो बयान आया था, जो भी है, मैं समझता हूं कि ये अब उस दल से लेकर के आए हैं, उस दल से चलकर के आए हैं जो कांग्रेस में लंबे समय तक उनकी जो आदत थी किसी प्रकार का वक्तव्य देने की या किसी प्रकार की बात को करने की, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आसिफ भाई चुनाव तक सब ठीक हो जाएगा और आगे भी सब ठीक ही होगा। ठीक, अभी सर अभी तक तो अंडा था, अब तो पूरी अंडा करी हो गई है, पता नहीं कैसे समेटेंगे। खैर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप समेट लें। थैंक यू। अंडा वाला तो खैर मसला अब निकल गया कुछ ये, लेकिन जो नई अंडा करी आ गई है बयानों में, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कुणाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज कांग्रेस ने एक मांग और की है, जेपी धनोपिया साहब का जो चिट्ठी का जिक्र किया यशपाल जी ने, वो चिट्ठी हमारे पास भी पहुंची, हमने भी देखा उसको। उसमें मांग ये की गई है कि 14 के 14 मंत्री जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और यहां बने, इनको मंत्री पद से हटाया जाए क्योंकि ये चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक देखिए तो जब तक आपने इस्तीफा दिया और आपको 6 महीने का वक्त संविधान देता है विधायकी साबित करने के लिए, कोरोना काल में सरकार की तरफ से डिले नहीं है, ये चुनाव आयोग इसकी तारीख तय करेगा, वहां ये तय होगा। तो नियमों के खिलाफ जाकर कहां कुछ हो रहा है। हाँ, 6 महीने के जब निकल जाएंगे उसके बाद आप मांग कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये मांग कर रहे हैं कि वो सारे मंत्री पद से हटाए जाएं वरना ये चुनाव को प्रभावित कर देंगे। देखिए, पहली बात तो मेरे को एक शेर आ रहा है यशपाल जी के, लेकिन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे आप कह रहे हो? इतने अंधे और इतने तमाशबीन तो नहीं दिखते कि इन अंधेरों के अंधे तमाशबीन तो नहीं दिखते। आपको देखते हो भी अगर आप कह रहे हैं तो अपनी जगह में आपकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक कार्यकर्ता जो बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता वो बात कर रहा है कि झूठ भी बोल रहा है, असत्य भी बोल रहा है, जिस प्रकार की स्थितियों में बचाव की कोशिश कर रहे हैं वो सामने देखते हुए कि बचाव की कोशिश कर रहे हैं, सबको मालूम है कि लगातार झूठ बोलने की इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने सवाल करा कि चुनाव आयोग से, स्पष्ट है दुर्भाग्य की बात है मध्य प्रदेश में कि इतने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में 14 वो लोग मंत्री बने हैं जो आज जनप्रतिनिधि भी नहीं है, जिनका ना कोई बहुत बड़ा अनुभव है कि यशपाल जी का 3 बार का अनुभव हो सकता है, पर कई विधायकों का उनका अनुभव 6 साल भर का। तो कुणाल भाई, आप यशपाल जी की इतनी तारीफ कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेहरे तो चले गए हैं। आपकी बार अगर आपकी सरकार बन गई, जो आप दावा कर रहे हैं, कहीं डिप्टी सीएम ना बना दे आप यशपाल जी को, बाद में बात कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपस में। नहीं भैया, हम तो नहीं बना पाएंगे, पहले मना कर दो, हम तो इस तरह का कुछ भी नहीं बना पाएंगे। वही बात तो कुछ भी नहीं बनेगा तो इससे कोई आसिफ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सपना भी नहीं देखना, कांग्रेस में भी नहीं जा रहा है। ये तो मैं नहीं, ठीक कुणाल भाई, मैं दूसरी उसी पर पूछ रहा हूँ आपसे। जी बोलिए। मध्य प्रदेश में नौजवान परेशान है, मध्य प्रदेश की जो हालात है, आर्थिक हालात खराब है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और जिन लोगों के ऊपर दायित्व है वो मंत्री पद का दुरुपयोग करके सिर्फ जनता को डराने का, धमकाने का और जिस प्रकार से प्रलोभन देने का काम, इसके अलावा क्या कर रहा है? अगर ये बयान इनको प्रलोभन के नहीं है, ये बयान डराने के नहीं है, और ये वैसे भी अपना फेवर लेके इस लोकतंत्र का कत्ल करा, इसमें तो कोर्ट में भी स्टे लगना चाहिए और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए कि कल से तो ऐसे 100 करोड़ रुपए लेके किसी उद्योगपति को भी बना देंगे, आज पूर्व विधायकों को बनाया, कल से किसी और को बना देंगे। किस प्रकार से परिपाटी ये लोकतंत्र जो संविधान ने अधिकार दिया, वो विशेष परिस्थितियों में कि कभी कोई मुख्यमंत्री वाली बात हो, किस परिस्थितियों की आपने आज तक पूरे देश के अंदर कहीं भी इस तरह का नहीं देखा होगा कि इतने ज्यादा लोग कहीं ना कहीं बिगर विधायिका के कहीं ना कहीं मंत्री बने हुए, और जो लोग सदन के अंदर जनता के जनप्रतिनिधि है, जो मूल भाव के साथ आज जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सदन के अंदर मंत्री पद से बाहर बैठे हुए और असत्य से असत्य भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे, अरे इनकी पार्टी में भी काबिल लोग थे, क्या उनको बना देना था? और ये क्यों नहीं जाए चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ठीक, फिर से यशपाल जी की पूरी तारीफ करके कुणाल भाई ने इशारा दे दिया है। मैं पहले कह चुका हूं, आपस में मिल लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुलाकात जब हो जाए, बात हो जाए, बता देना आप। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल,
इमरती देवी का एक दिन में 2 वीडियो निकल कर आना, और उसमें सिर्फ इमरती देवी तो एक चेहरा है जो हमारे सामने आ रही हैं, मुझे नहीं पता बाकी सीटों पर कितना तनाव है, लेकिन एक मौजूदा मंत्री एक ऐसी सीट पर जिस सीट पर वो कई बार विधायक रह चुकी हैं, वहां उनको जनता को यह कहना पड़ता है कि मैं अगर जीत जाऊंगी तो मंशा ज्योतिरादित्य सिंधिया की, शिवराज सिंह चौहान की है कि मेरे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। उनको यह कहना पड़ता है, जिस पर हम अभी डिबेट कर रहे हैं, कि कलेक्टर को कह देंगे तो सीट तो वो जिताई देंगे, यानी जनता को वो दूसरे शब्दों में बता भी रहे हैं कि अगर कुछ थोड़े मोड़े वोट कम पड़ते हैं तो वो मैनेज हो जाएगा उसमें। मतलब मौजूदा मंत्री एक ही सीट पर कई बार की विधायक अगर इतना सब कुछ एक सीट पर कह रही है जीतने के लिए, तो यह बताता है कि उन तक सर्वे रिपोर्ट क्या पहुंच रही है या उनको भी लहर क्या समझ में आ रही है, कितना भारी तनाव है वो हमको दिख रहा है। से बिल्कुल सही कहा आपने। 2 बातें इसमें निकल के सामने आ रही हैं। जिस तरह से एक ही दिन में 2 अलग अलग बयान, पहले बयान से कलेक्टर वाली बात कह के जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया कि चिंता ना करें, मैं ही जीतूंगी और मेरे लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी, सरकार जिसको बोले कलेक्टर को वो जिता देगा। दूसरा बयान कि अगर आप थोड़ा ज्यादा वोट डालेंगे तो मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं डर, मन में खौफ है, असहज भाव है जो उसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, आसिफ एक बात और निकल के सामने आई इन 2 वीडियो के वायरल होने के बाद, ना केवल इमरती देवी, बहुत सारे प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, एक डर बैठ गया। अब वो कार्यकर्ताओं से गोपनीय बात भी करेंगे तो डरेंगे, इसमें पता नहीं कौन है जो बाहर करेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं तो भाजपा में कौन विभीषण आ गया, ये एक चिंता की बात हो गई। आपको याद होगा एक मऊ का वीडियो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और वो वीडियो वायरल हुआ था, बड़ा चिंता बैठक हुई थी पार्टी के अंदर, मनन हुआ था कि ये किस तरह बयान दें, क्योंकि कार्यकर्ताओं बीच में तो कुछ ऐसी बातें बोलना पड़ेंगी, कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ ऐसी बातें बोलना पड़ेंगी जो आपको उनको मोटिवेटेड करना पड़ेगा, जो ऑफ द रिकॉर्ड में बात होती है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड के वायरल होने लगे तो ये चिंता की बात है। और ये वीडियो आज 2 वायरल हुए हैं, ना केवल इमरती देवी, उन सभी साथियों के लिए जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, इनके इमरती देवी के साथी, उन सबको चिंता में डाल दिया है एक तरह से कि अब चुनाव तो अभी रंग चढ़ना शुरू हुआ है, चुनाव की आचार संहिता आना शुरू हुई है। अब तो जैसे जैसे जितना चुनाव का रंग चढ़ेगा उतना ये ओपन होंगे, उतना ये खुल के बोलेंगे, अपने लोग भरोसा करेंगे। जब भरोसा ही टूटने लगेगा तो किस तरह से जनता के मन में बैठेंगे, किस तरह से गांव के ये कस्बे में जाके गांव में चंद लोगों से बात कर रही हैं, मतलब वो भी जिस तरह आपने कहा हिंदू संस्कृति में दाएं हाथ पे भरोसेमंद को खड़ा किया जाता है, तो कौन वो दाएं हाथ पे भरोसेमंद था जिसने भरोसा तोड़ा। तो ये चिंता बनन की बात है। और रही बात यहाँ इमरती की, इस तरह के कई जो कांग्रेस से भाजपा में गए उनके मन में डर है और कहीं ना लग रहा है उन्हें कि हम अच्छा खासा मंत्री पद छोड़ के आ गए हैं, ऐसा ना हो कि हमारी जरा सी भी कमी रह जाए। तो हर प्रयास, हर हथकंडे, हर इमोशनल टच या जो मैं हरीश जी इस पर आ रहा हूं, बस खत्म हो जाएगा। एक सवाल मैं जरूर यशपाल जी से भी लेना चाहूंगा। यशपाल जी, तो क्या इतना है क्या संभव कि मतलब 14-15 लोग जो आए हैं, 14-15 डिप्टी सीएम हो सके? क्योंकि अब तक तो आप ही ने कहा तुलसीराम सिलावट का जिक्र कभी चलता था, आज ये मांग उठी है इमरती देवी की तरफ से, इसके अलावा बहुत सारे मंत्री हैं अभी, फिर कितने डिप्टी सीएम बनाएंगे सर? देखिए, ये बात कोई प्रामाणिकता के आधार पर नहीं है और कोई संगठन में कोई तय नहीं हुआ है और किसी प्रकार का कोई वक्तव्य आता है भाई, तो वो कोई ऐसा नहीं कि 13-14 में से कौन डिप्टी सीएम बनेगा। ये अभी मुझे लगता है कि ये बयान मेरे गले नहीं उतर रहा है आसिफ भाई, इसलिए कि ये कोई जनता के बीच में अगर दिया गया वक्तव्य निजी वक्तव्य होगा। और जहां तक चिंता की और मनन की बात है, आसिफ भाई, चिंता कांग्रेस करे, मनन करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से क्षेत्र में काम कर रहा है आसिफ भाई, हम चुनाव की इस रणभेदी में कांग्रेस से कई गुना आगे हैं। ठीक है सर, शुक्र इस बात का यशपाल जी कि अभी भी चुनाव आयोग बड़ी निष्पक्षता से चुनाव कराता है, कलेक्टर चुनाव नहीं जितवाते, अभी तक शुक्र है इस बात का। तो उसमें जो भी जीतेगा वो हमको पता चली जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये, सियासत ने जनता को सड़क, बिजली, पानी दी हो ना दी हो, लेकिन आजकल जनता के पास स्मार्टफोन है, उसमें अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, आजकल डेटा भी सस्ता है, तो उसमें बहुत सी पोल खुल रही हैं, उसका भी हमें शुक्र करना पड़ेगा। बाकी चाहे वो कंपटीशन के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से, वो एक अलग चीज है। तो अब चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। दौर 65 का नहीं है, ये दौर 2020 का है। खैर, बहुत शुक्रिया यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, और कुणाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप समझिए कि उपचुनाव है, लेकिन
विधानसभा चुनाव से कहीं कम नहीं है। इतना टेंशन आपने कभी चुनाव में नहीं देखा होगा जो उपचुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। 18 में भी शायद प्रत्याशी इतने घबराए हुए नहीं होंगे, क्योंकि इस बार चुनौती दोहरी है। मंत्री पद मिल चुका है और उसके बाद अब विधायकी हासिल करनी, लेकिन ये विधायकी हासिल करनी ही टेढ़ी खीर साबित हो रही है। खैर, अब देखिए इसमें कौन बाजी मारता है और कौन बाजी नहीं मारता। लेकिन हाँ, जनता आपसे एक ही अपील है और वो ये कि ये सोचकर वोट डालने मत जाइएगा कि हमारे वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा जब कलेक्टर को ही जिता देना है। लोकतंत्र भी देश में जिंदा है, चुनाव आयोग बखूबी काम करता है। आप उसी को वोट डालिएगा जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप बेहतर समझते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा जब भी आपको वोट देने का मौका मिले। एक छोटे से